देश ऐसे हैं जैसे बिल्कुल आक्रामक भूमिका में हमको दिख रहे हैं। और पाकिस्तान अब तक था और अब भी है। और चीन का भी जो रवैया भारत के प्रति है वो मैं समझता हूँ कि बहुत ही दुखद है। और भारतीय और यहाँ की भारत सरकार को उसे एक चुनौती के रूप में स्वीकार करना चाहिए। कम से कम अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर चीन के इस रवैये को लेकर अपना विरोध तो दर्ज कराना चाहिए। आपने भ्रष्टाचार की बात की, कर्नाटक का मामला सबके सामने है। आप लोगों ने भी येदियुरप्पा को हटाया, लेकिन सबसे आखिर में जब आप लोगों के सामने कोई रास्ता नहीं बचा। ये बात नहीं है, ऐसी बात नहीं है। हम लोगों ने कहा था कि किसी इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी के द्वारा अथवा लोकायुक्त के द्वारा कोई चार्ज यदि उनके ऊपर यदि फ्रेम होगा यदि भ्रष्टाचार का, तो निश्चित रूप से वह स्वयं ही अपने पद से त्यागपत्र दे देंगे। और वही हुआ। लोकायुक्त की जांच हुई, कुछ चार्जेज उनके ऊपर लगे, उसके बाद कर्नाटक के मुख्यमंत्री ने अपने पद से त्यागपत्र दे दिया। हमारी कथनी और करनी में अंतर नहीं। लेकिन राजनाथ सिंह जी, आप राजनीति में नैतिकता के प्रबल पैरोकार हैं। खुद आप राजनीति में लोक लाज और मर्यादा की बातें करते हैं। आपको नहीं लगता कि नैतिकता के आधार पर येदियुरप्पा को पहले ही इस्तीफा दे देना चाहिए था? अब देखिए, यह नहीं कह सकते, क्योंकि यदि हम लोगों को जानकारी रही होती पहले कि जो भी इस प्रकार के चार्जेज लगेंगे अथवा ऐसा है, तो मैं समझता हूँ कि पहले ही कुछ हो गया होता। लेकिन समाचार पत्रों में ऐसी खबरें पढ़ने को मिलती थी, तो हम लोगों ने कहा कि ठीक है, लोकायुक्त इस मामले की जांच कर रहे हैं, तो लोकायुक्त की रिपोर्ट आने के बाद ही कार्रवाई करेंगे। और कार्रवाई किया। यदि हम लोगों ने लोकायुक्त की रिपोर्ट आने के बाद कार्रवाई न की होती, तब तो मैं मानता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी जिन नैतिक मूल्यों में विश्वास करने वाली राजनीतिक पार्टी है, उन नैतिक मूल्यों में उसका विश्वास नहीं है। बड़ा सवाल यह है राजनाथ सिंह जी कि जो देश भर में ऊपर से लेकर नीचे तक भ्रष्टाचार फैला हुआ है, उसका अस्थायी समाधान दरअसल है क्या आपके हिसाब से? देखिए, अस्थायी समाधान का जहाँ तक प्रश्न है, कानून तो होने चाहिए। वैसे भी अब भी बहुत सारे कानून हैं, लेकिन जन लोकपाल बिल की जो इस समय चर्चा चली है, जन लोकपाल बिल की तर्ज पर ही एक बहुत ही कठोर और एक प्रभावी लोकपाल बिल तैयार होना चाहिए। यह हमारी मान्यता है। कानून के साथ साथ मैं यह महसूस करता हूं कि अन्य जो व्यवस्थाएं हैं, उन व्यवस्थाओं में परिवर्तन की बात भी सोचनी चाहिए। और केवल सोचनी ही नहीं चाहिए, बल्कि व्यवस्था परिवर्तन का सिलसिला अब प्रारंभ करना चाहिए। कैसी चुनाव पद्धति हमारी होनी चाहिए, कैसी हमारी शिक्षा व्यवस्था होनी चाहिए, कैसी हमारी अर्थव्यवस्था होनी चाहिए, इन सब सारी चीज़ों के संबंध में मैं समझता हूं कि एक कंप्रिहेंसिव एंड इंटीग्रेटेड थिंकिंग की आवश्यकता है। और पूरी तरह से भ्रष्टाचार को यदि आप समाप्त करना चाहते हैं, इसे रूट आउट करना चाहते हैं, तो इसके लिए सबसे बड़ी आवश्यकता जो भारत के समक्ष है, वह सांस्कृतिक पुनर्जागरण की है। लोकतंत्र में सत्ता पक्ष के साथ साथ विपक्ष की भी बड़ी अहम भूमिका होती है, लेकिन एक आम धारणा बनती जा रही है कि संसद के अंदर और संसद के बाहर मुख्य विपक्षी पार्टी के तौर पर भारतीय जनता पार्टी उतनी दमदार भूमिका नहीं निभा पा रही है। कोई एक प्रश्न आप बतलाइए जिस प्रश्न के ऊपर भारतीय जनता पार्टी ने संसद के दोनों सदनों में अपनी प्रभावी भूमिका का निर्वाह न किया हो। एक कोई ऐसा मुद्दा। भ्रष्टाचार का सवाल था। भ्रष्टाचार के सवाल पर सबसे इफेक्टिव रोल यदि किसी का रहा है तो भारतीय जनता पार्टी का। आजकल खूब चर्चा चल रही है कि बीजेपी में प्रधानमंत्री के पद को लेकर खूब गुटबाजी है। यह केवल मीडिया के लोग चर्चा कर रहे हैं, हम लोगों के बीच कोई चर्चा नहीं है। अभी अभी हम लोगों की कोर ग्रुप की बैठक थी, जिसमें सामान्यतः हम लोग 8-9 लोग हैं, बैठते हैं। तो मैं समझता हूँ कि इतनी बार पार्लियामेंट्री बोर्ड की बैठक हुई है, मैं उसमें भी हूँ। इस इंटरव्यू को जो लोग देख रहे हैं, क्या आप किस बात पर भरोसा करेंगे कि भारतीय जनता पार्टी में प्रधानमंत्री के पद को लेकर कोई गुटबाजी नहीं है? भरोसा न करने का कोई कारण नहीं है। हमारे यहाँ अटल जी और अडवाणी जी भी थे, कभी भी उन्होंने ये नहीं कहा कि हमें प्रधानमंत्री बनाया जाना चाहिए। ये तो हमारी पार्लियामेंट्री बोर्ड बैठकर ये अंतिम फैसला करती है कौन प्राइम मिनिस्ट्रियल कैंडिडेट होगा। अटल बिहारी वाजपेयी जी इस समय स्वास्थ्य कारणों से सक्रिय राजनीति में नहीं हैं। इससे किस तरह की दिक्कतें आप लोग फील करते हैं? देखिए, अटल जी का जहाँ तक प्रश्न है, अटल जी एक बेजोड़ नेता है, भारत के ही नहीं बल्कि मैं सचमुच उनको मैं मानता हूँ, जिनकी छवि और जिनके संबंध में विश्वसनीयता, ये दोनों केवल भारत में ही नहीं बल्कि सारे विश्व में है। वो अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त एक नेता है। मैं समझता हूँ कि दूसरी राजनीतिक पार्टियों में भी, अब खैर तुलना नहीं करनी चाहिए, लेकिन एक अनपैरेलल एक पर्सनालिटी है भारत की राजनीति की, इतना ही मैं कहना चाहूँगा। पार्टी के स्तर पर किस तरह की दिक्कतें आप महसूस करते हैं इस समय वर्तमान में? किस तरह की कमी महसूस होती है वाजपेयी जी की? जिस प्रकार की मूल्यों की राजनीति आदरणीय अटल जी ने अपने जीवन भर की है, जिन वसूलों को लेकर उन्होंने राजनीति की है, उसी पर भारतीय जनता पार्टी आगे बढ़ने की कोशिश कर रही है। और स्वाभाविक है कि अब उनका जितना बड़ा व्यक्तित्व था, अब उसकी कमी तो हम लोगों को महसूस होती ही होती है। आप 1991 में उत्तर प्रदेश में शिक्षा मंत्री थे।
उस समय आपने शिक्षा व्यवस्था के सुधार के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठाए, जिसे आज भी याद किया जाता है। आप शिक्षक भी रहे हैं। हमारे देश में शैक्षणिक व्यवस्था पर तरह तरह के सवाल उठते रहते हैं। आज भी कोई यदि बच्चा अच्छे संस्थानों में एडमिशन लेना चाहे तो उसे एडमिशन के नाम पर डोनेशन देना पड़ता है। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि मैं प्राइमरी एजुकेशन की बात करना चाहूँगा कि क्यों ना उसमें ऐसा सुधार किया जाए ताकि कोई बच्चा सरकार के द्वारा जो संचालित जो विद्यालय हैं अथवा जहाँ रहता है वहीं पर वो अपनी कम से कम कक्षा 1 से लेकर 5 तक की पढ़ाई वहीं पर पढ़े। और जिस समय मैं शिक्षा मंत्री था उस समय भी मैंने पहल की थी, और मुख्यमंत्री बनने के बाद भी मैंने उसका एक पॉलिसी डॉक्यूमेंट मैंने तैयार कराया था कि कक्षा 1 से लेकर 5 तक शिक्षा में पूरी तरह से समानता होनी चाहिए। जो जहाँ रहता है उसके निवास के 1-1.5 किलोमीटर के परिधि में जो भी विद्यालय प्राइमरी स्कूल आता है सरकार के द्वारा संचालित, उसका बच्चा वहीं पढ़े। ऐसा नहीं होना चाहिए कि बड़े पैसे वाले का अथवा धनवान का बेटा तो इंग्लिश मीडियम के स्कूल में जाकर अपनी कक्षा 1 से लेकर 5 तक की पढ़ाई पूरी करे, और जिस बच्चे की बाप की जेब में पैसा नहीं है, केवल जिसमें पसीना है, उसका बेटा बिल्कुल नीचे ज़मीन में बैठकर टाट फट्टे बिछाकर बैठे। तो यह इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स बट नेचुरल है कि जो गरीबों के बच्चे हैं उनके अंदर पैदा होगा, और इससे उस परिवार की अथवा उस बच्चे की ही केवल क्षति नहीं होगी, बल्कि मैं समझता हूँ इससे राष्ट्र की क्षति होगी, देश की क्षति होगी। इसलिए एक समान शिक्षा नीति के संबंध में विचार किया जाना चाहिए। मैं व्यक्तिगत रूप से इस मत का हूँ। चुनाव सुधारों पर आपकी क्या राय है? चुनाव सुधार होने चाहिए। जब एनडीए हमारी गवर्नमेंट थी उस समय भी हम लोगों ने कुछ इसके लिए कानून बनाए थे, उस समय भी कुछ चुनाव सुधार लाने के लिए, लेकिन चुनाव सुधार के संबंध में भी अब वो समय आ गया है कि बिल्कुल एक समग्र चिंतन होना चाहिए। राइट टू रिजेक्ट की भी बात हो रही है। राइट टू रिजेक्ट हो अथवा राइट टू उनको रिकॉल हो, जो कुछ भी हो, इन सब सारी चीज़ों के संबंध में एक बार बहस होने की आवश्यकता है, और यदि ये होता है तो अच्छी बात है, इसमें किसी को कोई आपत्ति नहीं हो सकती। इसकी व्यवहारिकता अव्यवहारिकता यह सब सारे जो विषय हैं इस पर गंभीरतापूर्वक विचार होना चाहिए। और एक मुलाकात में यहाँ पर रुकेंगे एक और छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद भी भारत की राजनीति के महत्वपूर्ण चेहरे राजनाथ सिंह जी से बातचीत जारी रहेगी। मैं तो सीधी सीधी बात करने वाला आदमी हूँ कि जिस जगह पे सत्य है वहाँ खुदा है, जिस जगह पे अहिंसा है वहाँ ईश्वर है। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है एक मुलाकात में। आज हमारे विशेष मेहमान हैं भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता राजनाथ सिंह जी। दक्षिण भारत में पहली बार आपके ही नेतृत्व में कर्नाटक में जो है भारतीय जनता पार्टी की पहली बार सरकार बनी। देखिए, भले ही मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष था, लेकिन ऐसा मैं नहीं मानता कि हमारे कारण कर्नाटक में सरकार बन गई। कर्नाटक में सरकार बनने का श्रेय यदि किसी को जाता है तो कर्नाटक के नेतृत्व को जाता है, और वहाँ हमारे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को जाता है, और वहाँ की जनता इसके लिए सचमुच बधाई की पात्र है, और मैं उसके प्रति आभारी हूँ जिन्होंने कि भारतीय जनता पार्टी के प्रति विश्वास व्यक्त किया है। आप अपने राजनीतिक जीवन में किन बातों का विशेष तौर पर ध्यान रखते हैं? मैं विशेष रूप से इस बात का ध्यान रखता हूं कि एक तो विश्वसनीयता का संकट नहीं पैदा होना चाहिए। भले ही सार्वजनिक सभाओं में ही कोई भाषण क्यों न दे, लेकिन बातें वही बोलनी चाहिए जिन बातों को वो पूरा कर सके, यानी कमिटमेंट की मैं बात कर रहा हूँ। यदि कोई वादा करते हैं तो वही वादा करना चाहिए जिस वादे को हम पूरा कर सकते हैं। एक तो विश्वसनीयता का संकट किसी भी सूरत में पैदा नहीं होना चाहिए, और कोई आरोप नहीं लगना चाहिए, यह सावधानी बरतनी चाहिए। आपका एक बयान मुझे याद आ रहा है, आपने एक बार कहा था कि राजनीति में लोकलाज और मर्यादा का अहम स्थान है। बिल्कुल, मैं ये मानता हूँ कि लोकतंत्र बिना लोकलाज के नहीं चल सकता है। स्वस्थ लोकतांत्रिक व्यवस्था में लोकलाज का महत्व है, इसे नकारा नहीं जा सकता है। और साथ ही साथ व्यक्ति को यदि राजनीतिक क्षेत्र में काम करना चाहिए तो अहंकार शून्य होकर काम करना चाहिए। यदि अहंकार पैदा होगा
तो कुछ समय के लिए भले ही वह व्यक्ति सफलता हासिल कर ले, लेकिन मैं समझता हूं कि दीर्घकालिक सफलता उसे हासिल नहीं हो पाएगी। और सफलता से भी बड़ी बात कि वह राजनीतिक क्षेत्र में काम करते हुए जो समाज को अथवा इस राष्ट्र को कंट्रीब्यूट करना चाहता है, जो कुछ भी योगदान करना चाहता है, वह योगदान भी वह नहीं कर पाएगा। आपके जीवन पर सर्वाधिक असर किसका है? भारतीय संस्कृति में हमारी एक गहरी आस्था है। नंबर एक, मैं व्यक्तियों की चर्चा नहीं करना चाहता हूं, क्योंकि व्यक्ति तो बहुत सारे हैं। हर व्यक्ति में कुछ गुण भी होते हैं, कुछ अवगुण भी होते हैं। जो अच्छाइयाँ होती हैं, उन अच्छाइयों को ग्रहण करने की कोशिश करता हूँ। वो हमारी पात्रता पर है, कितना कर पाता हूँ, नहीं कर पाता हूँ। यह तो इसका सही मूल्यांकन यदि कोई कर सकता है तो दूसरा व्यक्ति ही कर सकता है, मैं नहीं कर सकता हूँ। आप अपने जीवन के लक्ष्य के बारे में क्या सोचते हैं? देखिए, कभी परमात्मा कोई अवसर देगा तो इस समाज के लिए, इस राष्ट्र के लिए जो भी कर सकते हैं वो करने की कोशिश करेंगे। राजनीति के अलावा खाली वक्त में क्या कुछ करना पसंद करते हैं? वैसे तो खाली समय मिलता नहीं है पहले थोड़ा बहुत मिल भी जाता था, लेकिन जो भी समय मिलता है उसमें थोड़ा बहुत पढ़ने लिखने का काम चलता है। अंत में देश के नौजवानों को आपका संदेश क्या है? देश के नौजवानों से मैं यही अपील करना चाहूँगा कि वो भारत के भविष्य हैं और अपनी योग्यता, प्रतिभा, क्षमता का वो विकास करें, ताकि वह भारत को एक वैभवशाली राष्ट्र बनाने में, और केवल ऐसा भारत नहीं जो केवल धनवान हो, बल्कि ऐसा भारत जो धनवान भी हो और ज्ञान और विज्ञान में, यानी साइंस और टेक्नोलॉजी में भी विश्व का नेतृत्व कर सके, एक ऐसे महान भारत के निर्माण में वो अपना योगदान दें। बहुत बहुत धन्यवाद राजनाथ सिंह जी, दूरदर्शन से इस खूबसूरत बातचीत के लिए। तो ये थे राजनाथ सिंह जी, जिन्होंने हमारे तमाम सवालों का बेबाकी के साथ जवाब दिया। राजनीति में लोकलाज और मर्यादा के प्रबल पैरोकार राजनाथ सिंह जी राजनीतिक बिसात के माहिर खिलाड़ी माने जाते हैं और कठिन से कठिन परिस्थितियों में भी पूर्ण धैर्य के साथ निर्णय लेते हैं। यही इनकी सफलता का सबसे बड़ा कारण है। अगले सप्ताह आपसे फिर मुलाकात होगी, ठीक इसी समय आपके अपने लोकप्रिय कार्यक्रम एक मुलाकात में, देश की एक और बड़ी हस्ती के साथ। तब तक दूरदर्शन की हमारी इस पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।